मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी। आज हमारे बीच उत्तराखंड से युवा कवि भूपेंद्र जी मंच पर आ चुके हैं। सर, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुस्कान केसरी के सभी दर्शकों एवं पाठकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आपका, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो साहित्य का क्षेत्र है उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इससे पहले हम भूपेंद्र जी के जीवन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ भूपेंद्र जी के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारे जो भूपेंद्र जी हैं, इनका जन्म 25 मई 1989 में हुआ है। खलत्रा भीमलाल चमोली उत्तराखंड से सर हमारे बीच आए हैं। तो चलिए सर से हम जानते हैं कि सर, उत्तराखंड की पावन भूमि में आपने जन्म लिया है, आपने वहां से क्या सीखा, वहां की क्या चीज है जो हमें प्रभावित करेगी और आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक करेगी। दरअसल मैम, उत्तराखंड जो है वो हिमालयी क्षेत्र है और हिमालयी क्षेत्र में विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ ही साथ उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब, तमाम जो हिंदू धर्म है, धार्मिक स्थल जो हैं वो उत्तराखंड में मौजूद है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड जो है एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है तथा यहाँ जो जीवन होता है वो बहुत संघर्षमयी जीवन होता है। और जब संघर्षमयी जीवन होता है तो उस संघर्ष के बीच में से जो है कि कई लोगों उस संघर्ष को अव्यक्त करते हैं, जो हमें यहाँ के स्थानीय कवियों ने उसको, उस जीवन की पद्धति को, उस जीवन के संघर्ष को अपने कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। बहुत ही बेहतरीन सर। आपने, जैसे कि हमें पता है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में आपने एमए भी हिंदी से किया है, आपका स्नातक भी हिंदी से रहा है। तो आपने क्या सोच के हिंदी को चुना? स्नातक में भी एमए आपने हिंदी से किया, तो आपने इससे क्या सीखा? और आज के अगर कोई युवा पीढ़ी अगर साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो क्या वो हिंदी से स्नातक या एमए करते हैं तो उन्हें क्या सहूलियत मिलती है और वो किस तरह से और ज्यादा साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे? मैम, दरअसल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हिंदी साहित्य हमें क्यों पढ़ना चाहिए और बच्चों की क्या रुचि है। दरअसल मैम, हिंदी साहित्य हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान में हमारे सम्मुख लक्ष्य निर्धारित होता है कि विज्ञान पढ़ के बच्चा आपका डॉक्टर बनेगा, मैथ्स पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा। लेकिन हम हिंदी साहित्य क्यों पढ़ते हैं? आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो है विज्ञान बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। लेकिन आप इसी दौर में देखते हैं कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं, दया, करुणा, प्रेम, ये सब चीजें आपको विज्ञान, साइंस या ये सब चीजें नहीं दिला सकती है। साहित्य ही आपके अंदर इन सब मौजूदा जो मानव मूल्य हैं, उन मूल्यों का विकास करने में आपका साहित्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रेमचंद के नमक के दरोगा में आप कंपटीशन फाइट करके इंस्पेक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन जो नैतिकता आई है वो किसके माध्यम से आई है? साहित्य के माध्यम से आई। इसीलिए जो साहित्य का पढ़ा जाना क्यों आवश्यक है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि साहित्य को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। तो साहित्य केवल आपका साहित्य रोजगार के साथ साथ साहित्य जो है आपका अनेक साहित्य की अनेक विधाएं हैं, अपार अवसर है साहित्य में। इसीलिए साहित्य पढ़ना जाना चाहिए। और इन अवसरों से पहले भी मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाता है, जो आज के मौजूदा वक्त में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही उत्कृष्ट आपकी जवाब रही। तो जैसे कि आपके बारे में मैंने सुना है कि उत्तराखंड में आप बहुत सारे कार्यक्रम में जाके युवाओं को प्रेरित करते हैं साहित्य को लेके। अपने उत्तराखंड की जो दृश्य है उसको देखते हुए आप बहुत सारी कविताएं रचते हैं। तो ऐसी कौन सी रचना है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, जो आपकी सबसे ज्यादा दिल के करीब है, उससे आप जन जन तक पहुंचाना चाहेंगे?
दरअसल में मैं थोड़ा सा जो मैं लिखता हूँ, मेरी प्रवृत्ति है, मैं यथार्थवाद पे ज्यादा लिखता हूँ। और यथार्थवाद जो है कि वो उत्तराखंड में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो राज्य बना, यहाँ पर चाहे महिलाओं का संघर्ष है, महिलाएं बहुत ज्यादा संघर्ष करती हैं। और आज भी जो पर्वतीय जो जिला राज्य है, पर्वतीय राज्य के जो जिले हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाओं का उतना विकास नहीं हो पाया है। और उन्हीं मूलभूत समस्याओं से जूझते हुए जो लोग हैं, उन्हीं लोगों के बीच में से कविताएं निकलती हैं। और जो सावन बरसात का मौसम होता है, और बरसात के मौसम में जो नाले होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो कुछ छोटे बच्चे जो उनके हाथ पे हाथ पकड़ के और उनके जो पीठ पे उनका पूरा बस्ता होता है, उसको वो नदियां पार करते हुए नदी के बहाव में पार कर रहे होते हैं। तो उस दृश्य को जब मैंने पेपर में देखा, तो उसी दृश्य को देखकर मेरे मन में जो उद्गार, जो शब्द आए, उन्हीं को मैंने कविताओं के रूप में उकेरा। और यहाँ के स्थानीय समाचार पत्रों में भी उस कविता को प्रकाशित किया गया, जो मुझे लगता है कि मेरी एक अच्छी कविताओं में से एक है। बहुत ही बेहतरीन सर। बिल्कुल, आपकी स्थानीय जगह उत्तराखंड से बहुत सारे हमें पत्र पत्रिकाओं में तथा पुस्तकों में आपकी रचना दिखी है, हमने सुनी है। तो हम चाहेंगे कि आज के हमारे जो इस आपका इंटरव्यू है, उसमें भी एक आपकी रचना प्रस्तुत हो सके। देखिएगा मैम, मैं दरअसल उसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस कविता को मैं सुनाना चाहूंगा। कविता है सपने, जो बच्चों के सपने होते हैं। और ये जो है वो तुलना करके लिखा है। मैंने उफान भरते गदेरों को देखा। गदेरों का अर्थ है छोटी नदियां, वो उफान पे थी। मैंने उफान भरते गदेरों को देखा, उससे बड़े मैंने बच्चों के सपनों को देखा। मैंने उफान भरते गदेरों को देखा, उससे बड़े मैंने बच्चों के सपनों को देखा। मैंने गदेरे के तेज बहाव को देखा, उससे बड़े मैंने बच्चों के इरादों को देखा। मैंने गदेरे के तेज बहाव को देखा, उससे बड़े मैंने बच्चों के इरादों को देखा। मैंने गदेरे की तेज प्रवाह की धार को देखा। मैंने गदेरे की तेज प्रवाह की धार को देखा, उससे बढ़कर भी मैंने बच्चों की उम्मीदों को देखा। उससे बढ़कर भी मैंने बच्चों की उम्मीदों को देखा। मैंने गदेरे की कलकल ध्वनियों को देखा। मैंने गदेरे की कलकल ध्वनियों को देखा। मैंने बच्चों को धीरे धीरे सपने बुनते देखा। मैंने धीरे धीरे बच्चों को सपने बुनते देखा। मैंने नदी के उफान को देखा। मैंने कदम कदम बढ़ते हुए बच्चों को देखा। मैंने कदम कदम बढ़ते हुए बच्चों को देखा। तो ये कविता मेरी उस से जो मैंने देखा दृश्य, उससे उठी थी। तो ये कविता मेरे शब्द आए थे उससे लेकर, ये है। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर लगी सर आपकी रचना, बहुत ही आपने प्रेरित की है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन से ही साहित्य में रुचि था, या आपने जब पढ़ाई शुरू की, जब आपने 12वीं पास की, स्नातक की, तब से जाके आपको साहित्य में रुचि हुई? दरअसल मैम, साहित्य दरअसल मैं थोड़ा सा पहले से जो स्कूलों में 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करता था। जो है बोलना, भाषण प्रतियोगिता, इन सब में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। कविताओं के प्रति मेरा रुझान तब बढ़ा कि जब हमारी महाविद्यालय में एक पत्रिका आती है, माधुरी पत्रिका, जो राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर में वार्षिक पत्रिका होती है। उस वार्षिक पत्रिका में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, जिसको हमारे वहां के अध्यापक उन्होंने बहुत ज्यादा सराहा, बच्चों ने भी सराहा। तो धीरे धीरे वहां से मैं धीरे धीरे कविता की ओर मुड़ा, और उसके बाद लगातार जो है वो मैं लिखता रहा। तो आज भी प्रत्येक दिन जब मुझे समय मिलता है तो मैं कविताओं को लिखता हूँ। तो ये होता है कि धीरे धीरे आदमी जैसे लिखता है तो उसका जुड़ाव उसे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से कविताओं के प्रति मेरा झुकाव रहा है। बहुत ही बेहतरीन। तो आप ये बताएं कि अगर साहित्य की बात करें, तो साहित्य के क्षेत्र में आप किन्हें अपना आदर्श मानते हैं, किनसे आपको प्रेरणा ज्यादा मिलती है? दरअसल उत्तराखंड में बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं। कई जो पहले छायावाद में श्री सुमित्रानंदन पंत, जिनकी जन्मस्थली कोटानी रही है, और श्री सुमित्रानंदन पंत जिन्हें हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था 1968 में, उनकी रचना चिदंबरा थी। तो वो उत्तराखंड भूमि से थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हिंदी में छायावाद में कवि थे चंद्रकोण बर्तवाल, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन रचनाएं लिखी। चंद्रकोण बर्तवाल पे उतना ज्यादा काम नहीं हो पाया है, लेकिन अल्पवायु में उन्होंने बहुत ज्यादा गढ़वाल के क्षेत्र को लेकर
गढ़वाल की पीड़ा को लेकर उन्होंने रचनाएं लिखी थी। इसके अलावा वर्तमान समय में लीलाधर जगूड़ी हैं उत्तराखंड के जो कवि हैं, उनसे प्रेरणा मिली। वर्तमान समय में मेरे खुद शोध निदेशक डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर हेमचंद दुबे जो कुमाऊं के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जो लोक भाषा पर लिखते हैं, उन्होंने भी मुझे कविताओं लिखने के प्रति मुझे प्रोत्साहित किया। लगातार प्रोत्साहन उनका मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है, इसी कारण से मैं थोड़ा बहुत लिख पाता हूँ। तो ये उत्तराखंड की भूमि लगातार रही है जहां से लेखक, कवि और ये सब चीजें इन अपने आसपास के लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, इसलिए मैं इस पद पर लगातार प्रयासरत हूँ। बिल्कुल सर, उत्तराखंड साहित्य की बोल सकते हैं रणभूमि है, और वहां से ही मुझे पता चला है कि आपकी लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति पुस्तक राष्ट्र स्तर पर चयनित की गई है, जो जल्द ही प्रकाशित होकर हम सबके बीच आने वाली है। तो इस पुस्तक को बनाने हेतु आपका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। दरअसल में लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति ये पुस्तक का नाम भी इसीलिए रखा गया था कि दरअसल जो है कि मैं ये मानता हूँ कि साहित्य जो है, साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि उससे आगे भी बहुत कुछ सोचता है। समाज साहित्य का दर्पण तो हम ये कह सकते हैं उसका उल्टा हुआ, प्रतिबिंब हो गया, लेकिन साहित्य जो है उससे भी बहुत आगे की सोचता है। तो हमने ये देखा कि लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति जो कविताएं हैं उसमें मैंने कई सारे ऐसे मुद्दे थे, जन मुद्दे थे, जिनको एक साहित्यकार अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की पीड़ा, उसके दुख दर्द, जो हमारी सरकारें हैं वो वादा करती हैं और वो वादा पूरे नहीं हो पाते हैं, लोगों की समस्याएं लोगों के साथ बनी रहती हैं। तो इसलिए मैंने इस कविता जो काव्य संग्रह है उसका नाम लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, कि जो हमारे लोकतंत्र है वहां पर क्या है कि स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का जो अधिकार है वो साहित्यकार को बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए इसका जो इस पुस्तक का नाम है इसीलिए निकला है। और उत्तराखंड की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महिलाओं की असुरक्षा का समस्या है और तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर इसमें जिन सरकार हमारी सरकारों ने उतना अपेक्षाकृत काम नहीं कर पाई है, तो थोड़ा सा इस पर भी मैंने इसको स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त किया है। तो इसलिए इस पुस्तक का नाम लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति मैंने रखा है। बिल्कुल सर, और वो कहते हैं ना, जहाँ पहुंचे ना सूरज की किरण वहां पहुंचता है रवि, है ना कवि, जहाँ पहुंचे ना रवि की किरण पहुंचता है कवि। तो आपने इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को यह बताया है कि बहुत सारी जो वादाएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, मगर एक लेखक अपने स्वतंत्र शब्दों के साथ उसे अपनी बातों को रखता है बेहिचक होके। तो हमारे जो अभी जो नए हमारे लेखक बन रहे हैं या जो लिखना शुरू कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, वो किस तरह से अपने लेखन की शुरुआत कर सकते हैं? दरअसल में कोई भी व्यक्ति जो है वो एकदम परिपक्व नहीं होता है। जीवन भी आप देखिएगा, पहले शैशवावस्था होती है, फिर किशोरावस्था, फिर आपका प्रौढ़ावस्था, फिर बुजुर्ग में जाता है। तो लेखन के क्षेत्र में मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम आज लिखें और आज ही बड़े फलक पर कवि बन पाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा निरंतर रूप से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने एक कविता आज लिखी फिर एक कविता आपने 6 महीने बाद लिखी, तो आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। आप अपने शब्दों को जो देखते हैं अपने आसपास, अपने समाज में, उसको बिल्कुल अपने शब्दों के द्वारा जो अपनी अभिव्यक्ति है उसको स्वतंत्र रूप से रखिए। और मैं ये मानता हूँ कि दरअसल ये दौर वो दौर नहीं जहां हम कल्पनाओं में जिए। अब अगर कोई लेखक लिखता है तो उसे मैं ये समझता हूँ कि वास्तविक जो जीवन है, वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं, वास्तविक जो चीजें होती हैं उन पर अगर कविताएं लिखी जाएं तो वो मैं मानता हूँ कि वो आने वाले लंबे समय तक प्रासंगिक रहेंगी। हिंदी साहित्य के तमाम कवियों को लीजिए, आप नागार्जुन को लीजिए या रामधारी सिंह दिनकर को लीजिए, जिन्होंने मध्यम वर्गीय संवेदनाओं को लेकर कविताएं लिखी थी, तो उनकी कविताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्रासंगिक उस दौर में थी। तो इसलिए आप श्रृंगारिक कविताएं लिख सकते हैं, लेकिन एक दायरे तक लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या है
कि कोई ऐसी अश्लील कविता, इस प्रकार की कविताएं लिखकर मंच पे तालियां तो तालियां बज सकती हैं, आप लोकप्रियता हासिल हो सकती है, लेकिन वो क्षणिक हो सकती है, वो आपका समाज के लिए तथा दूरगामी हम उसे नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो हम मानते हैं मध्यम वर्गीय संवेदनाओं की जो पीड़ा है, जो उसको लेकर अगर आप जो समस्याएं उनको लेकर आप वास्तविक रूप से चर्चित करते हैं, तो आपको वर्तमान मौजूदा समय तो याद करेगा ही, आने वाला भविष्य भी आपको लंबे समय तक याद रखेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर बात। अब जैसे कि आप एक पुरुष हैं, तो आपके साथ शुरू से ही एक लड़का जब जन्म लेता है तो उसके सर पर घर की जिम्मेदारी होती है, उसे अपना परिवार संभालना रहता है। तो इस बीच आप अपनी जॉब की तैयारी करते हुए साहित्य के क्षेत्र में भी इतना योगदान देते रहे, तो इसको कैसे आपने बैलेंस किया है, ये बताएं सर। दरअसल मैं वर्तमान में एक शोधार्थी हूँ, और शोध कार्य में थोड़ा सा जो है कि मेरा शोध कार्य उत्तराखंड के प्रेमचंद कहे जाने वाले विद्यासागर नौटियाल की कथा साहित्य पर है। तो मेरा ग्रामीण पृष्ठभूमि में आना जाना लगातार रहता है, और थोड़ा बहुत मैं घुमाकड़ी का शौक भी रखता हूँ। तो आपने जरूर कहा कि साहित्य के क्षेत्र में वर्तमान समय में छात्र जीवन में ये सब चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल भरा रहता है। लेकिन दरअसल जो है कि मेरा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो एक शिक्षक परिवार से मैं हूँ, और मेरे भाई लोग भी शिक्षक हैं, तो उन लोगों का बिल्कुल मुझे लगातार प्रॉपर रूप से जो आपका सपोर्ट हुआ या जो मेरे उत्साहवर्धन के लिए, वो लगातार कोई कमी उनकी तरफ से नहीं रहती है, और वो लगातार मेरे जो भी निर्णय मैं लेता हूँ उन निर्णयों में मेरे साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई के साथ साथ या काव्य रचनाएं, काव्य गोष्ठियां या ये सब चीजों में प्रतिभा कर पाता हूँ। तो ये जो है ये सब कुछ मैं अपने आप में कुछ, मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने आप कुछ नहीं होता है। जो भी व्यक्ति होता है वो समाज की उत्पाद होता है, उसे जैसे समाज मिलता है व्यक्ति उसी प्रकार से बनता है। तो मैं भी एक समाज की उत्पाद हूँ, मुझे बनाने में भी समाज का निर्माण है, समाज का महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं अपने आप में खुद नहीं हूँ, लेकिन इसीलिए मेरे परिवार, मेरे परिवेश, मेरे गुरुजी, जो आज तक गुरुजन जितने आज तक रहे हैं, सब लोगों के मुझे बनाने में जितना भी मैं बन पाया हूँ, जितना भी मैं हूँ, उन सब का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल सर, इसका मतलब आपका परिवार शिक्षित है, आपके परिवार ने बहुत ही सहयोग किया है, तब जाके आपने इतना आगे बढ़ पाए हैं, जो अपने आप नौकरी को भी संभाल रहे हैं और साहित्य के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है सर। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आज के समय में बहुत सारे युवाओं को गजल, दोहे, कविताएं लिखने का भी उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें कैसे लिखा जाए। उस पे आपका क्या है कि उन्हें कैसे हम शिक्षित करें? जैसे कि स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूलों में ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता है। ज्यादातर एक विषय बस हिंदी है, और हिंदी के सिवाय उन्हें हर एक विषय को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना होता है, चाहे वो विज्ञान की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात करें, किसी भी विषय। तो बच्चे अंग्रेजी ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हिंदी उन्हें लिखने में कठिनाइयां हो रही है। तो वैसे बच्चे जो शुरू से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते आए हैं और वो लिखना चाहेंगे अगर वो कविताएं, गजल, तो वो किस हिसाब से लिख सकते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से वो करें? क्योंकि उन्हें वैसा चीज नहीं समझ में आता है कि मैं तो हमेशा से इंग्लिश पढ़ा हूँ, तो मैं हिंदी कैसे लिखूं? अगर लिखते भी हैं तो उन्हें मात्राओं का बहुत सारी गलतियां नजर आती हैं खुद में। तो इस पे आपका क्या विचार है? दरअसल में ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मौजूदा वक्त में जिस प्रकार से विदेशी अंग्रेजी भाषा का प्रचलन समाज में बढ़ रहा, और विदेशी भाषा के प्रचलन के कारण लगातार जो हिंदी है वो लगातार पिछड़ रही है, या हिंदी के प्रति जो हमारे नौजवान हैं या आने वाली जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनका थोड़ा जो है इंटरेस्ट, रुचि थोड़ा कम हो रही है। लेकिन अभी हमने हाल ही में देखा कि जो भारत की नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में हिंदी के प्रचार प्रसार तथा मातृभाषाओं के सम्मान के लिए लगातार सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं, और उसमें इस चीज को ध्यान रखा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा का होना या हिंदी भाषा में शिक्षा का होना क्यों आवश्यक है। अब प्रश्न ये आता है कि जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को
तो इसके लिए मैं ये मानता हूं कि दरअसल जो हमारे समाज में जो भी व्यक्ति है या उसके माता पिता घर में हैं या कोई हिंदी साहित्य का कवि है या हिंदी का शिक्षक है, इन सबको बच्चों को हिंदी के जो छोटी कक्षाओं से ही हिंदी बच्चों को लिखना, हिंदी को शुद्ध रूप में लिखना, दोहा चौपाई इन सब पे अंतर स्पष्ट करना, और ये स्कूल के साथ साथ जो जागरूक माता पिता हैं उनको भी बच्चों को हिंदी के प्रति हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। घर में हो गया, अपने हस्ताक्षर हिंदी में करने चाहिए, हिंदी में अधिकांश बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी भाषा का उपेक्षा नहीं करूं, अंग्रेजी को भी सम्मान, हिंदी तो ऐसा है कि जिसने सभी भाषाओं का सम्मान किया है, अंग्रेजी का भी हम सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा को है जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो संविधान में तो बसते वो भी राजभाषा है, लेकिन हम सबको अपने घर में अपने हस्ताक्षर, अपने दैनिक जो कामकाज हैं वो हिंदी भाषा में बच्चों को सिखाने चाहिए ताकि हिंदी का संवर्धन और विकास किया जा सके। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही अच्छा आपने सोचा। तो क्या जैसे हर विषयों का एक कोचिंग होता है जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ते हैं, चाहे वो ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन की बात करें, ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे ऐप हैं, तो क्या उस तरह से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि साहित्य के लिए एक ऐसी कोचिंग या ऐसी कोई ऑनलाइन साइट्स या ऐप बनाई जाए जिससे बच्चे गजल लिखना सीख जाए या कुछ भी सुन सके? क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो लिखना तो जानते हैं मगर उन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ सीख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें अभी, तो बहुत सारे ऐसे हुनरमंद बच्चे हैं जिनमें प्रतिभाएं तो बहुत है मगर उन्हें मंच नहीं मिल पाता है। तो वैसे लोग क्या करें जिनके घर में पूरी तरह जॉब वाले लोग हैं मगर उन बच्चों को साहित्य पसंद है, वो साहित्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो किस तरह से बढ़ सकते हैं? देखिए मैम, उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि जैसे जो आप जैसे लोग हैं, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो कोई बच्चा जैसे हम लोग हैं, हम आपके प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हैं, तमाम सोशल मीडिया में जुड़े हैं, और आपने इतना अच्छा, मैं आपका देखता हूँ आपके बहुत अच्छे सुंदर कार्यक्रम विद्यालयों में जाकर काव्य गोष्ठियां, हिंदी साहित्य से संबंधित निबंध प्रतियोगिताएं, बच्चों को तमाम जो आप देख सकते हैं कि आप अपनी तरफ से खुद व्यक्तिगत प्रयासों से इतना बेहतर प्रयास कर रहे हैं हिंदी के संवर्धन और विकास के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि जो जैसे आप जैसे लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जो इस प्रकार के व्हाट्सएप, फेसबुक और स्कूलों में जाकर वास्तविक धरातल पर काम कर रहे हैं, सरकारों को इन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो सम्मान के रूप से है। तो जैसे आप जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, तो आपने सही कहा कि जिनके माता पिता नौकरी पैसा इस भौतिकवादी युग में दौड़ में है, बच्चा करना चाहता है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो दरअसल जैसे आप जैसे लोगों के प्लेटफॉर्म पे बच्चा अच्छे से सीख सकता है। इन प्लेटफॉर्मों को सरकारों को या जो स्वयं सहायता समूह हैं या व्यक्तिगत रूप से जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन लोगों को, आप जैसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि आप जैसे लोगों के माध्यम से वो बच्चे को सही प्लेटफॉर्म मिले और वो आगे बढ़कर काम कर सके। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर, आपने तो सारी जगह बहुत ही उपदेश देते जा रहे हैं। तो इन सब बीचों में मैं बस एक आपसे अंतिम प्रश्न चाहूंगी कि सर, अभी जो साहित्य को लेके आप देख रहे होंगे कि साहित्य के भी क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में लोगों को पता नहीं चल पाती है। बहुत जगह साहित्य को भी लोग व्यवसाय के रूप में बदल दिए, तो उसकी पहचान लोग कैसे करें कि कौन सा मंच या कौन सा साहित्यिक क्षेत्र हमें सही दिशा में ले जा रहा है? क्योंकि अभी इस तरह का भी हम लोग स्कैम देख रहे हैं कि ऑनलाइन आपको ये कहा जाएगा कि अरे आपकी ये रचना यहाँ पे छप जाएगी, आपको इतने शुल्क देने पड़ेंगे। तो इस तरह का भी स्कैम हो रहा है क्योंकि नई प्रतिभा है, उन्हें उतनी जानकारी नहीं होती है, तो वह अपनी रचना छपवाने के चक्कर में इस स्कैम में फंस रहे हैं। तो उन नए युवा कवित्रियों को या कवि को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो इस तरह के क्राइम से बच सके, सही वो मंच पहचान सके? जी सर। दरअसल में आपने बिल्कुल सही कहा कि मौजूदा वक्त में कुछ लोगों ने जो कविताएं छापने हैं इसका व्यावसायिकरण कर लिया है। इसको ये सब चीजें से आप लोग भी आपके सामने भी आई हैं और हम लोगों के सामने भी ये सब चीजें आई हैं।
कि जो लोग इस प्रकार का करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे स्थानीय उत्तराखंड में स्थानीय पत्र पत्रिकाएं हैं, तो या स्थानीय जो अखबार हैं या राष्ट्रीय अखबार हैं, उनमें भी क्या होता है कि हमें अपनी कविताएं देनी पड़ती हैं, और वो लोग बशर्ते जो राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं उसमें तो अगर हमारी कविताएं प्रकाशित हो गई हैं तो उसके एवज में वो हमें थोड़ा बहुत पुरस्कार राशि भी देते हैं। तो स्थानीय जो पत्रिकाएं हमारे वहाँ बहुत अच्छे यहाँ पर स्थानीय जो पत्रकार हैं जो सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी कविताएं लेते हैं, स्कूलों में बच्चों की कविताओं को छापते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड में प्रत्येक राज्य में होगा वैसे मेरे हिसाब से राजभाषा है, राजभाषा आयोग है, तो राजभाषा कार्यालय से भी जो किताब छापने के लिए सरकार के द्वारा स्कीम निकलती है, उसमें भी अगर कोई व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है अपनी किताबों या अपनी कविताओं को छापने के लिए, तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, उनकी कविताओं किताबों के काव्य संग्रह को लिया जाता है, चयन किया जाता है और उनको निःशुल्क जो प्रकाशित किया जाता है। तो इसी प्रकार से दरअसल समाज में जब आप कह रहे हैं कि इस प्रकार का होता है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब जानकारी का अभाव होता है। दरअसल जब कोई बताने वाला नहीं रहता है तो बच्चा जो है वो इस प्रकार के उसमें गलत उस तरीके से या इस प्रकार से उसको जानकारी के अभाव में वो गलत मार्ग को चुनता है। अगर प्रॉपर रूप से उसे सही दिशा में और जानकारी हो तो वो व्यक्ति फिर ऐसे लोगों के उसमें चंगुल में नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, आपकी इतनी अच्छी बातें हम लोगों ने सुनी। अब हम आपसे चाहेंगे सर आप अपनी परिचय के बारे में बताएं कि आपने तो अभी सारी चीजें बताई कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आप कहाँ से कहाँ तक आज पहुंच चुके हैं, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं सर, ताकि हमारे जो भी दर्शक है वो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप जगह जगह जाके लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, तो आप इस मंच द्वारा क्या प्रोत्साहन देना चाहेंगे हमें, हमारे दर्शकों? दरअसल मैं जो है वो थोड़ा घुमक्कड़ी का शौक रखता हूँ और मैं उत्तराखंड में मेरा पत्रकारिता से भी MA है, तो मैं स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी काम करता हूँ। बाकी कविताएं लिखना मेरा शौक है, और इसके अलावा जो समाज के वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, अपेक्षित वर्ग हैं, इन सब को लेकर भी मैं कई बार जो इनकी मांगे होती हैं उनको सरकार तक रखता हूँ। विगत कुछ सालों में मैंने मुख्य रूप से उत्तराखंड में जो बेरोजगार युवा है उनकी मांगों को बहुत मुख्य रूप से सरकार के सम्मुख रखा है। इसके अलावा लगातार जो उत्तराखंड में तमाम प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें तमाम विसंगतियां हैं, उनके खिलाफ भी मैंने सरकार को जगाने का प्रयास किया है, और ये सब प्रयास मेरे रहे हैं। और बाकी ये है कि निकट भविष्य में जो समाज के प्रति ये होता है कि हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि समाज ने मुझे क्या दिया। अगर हम ये सोचें कि हमने समाज को क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। बाकी कोई भी आप देखिएगा कि आप समाज के लिए कितना बेहतर करते हैं। दुनिया कभी भी जब व्यक्ति समाज से चला जाता है तो कभी याद ऐसे नहीं किया जाता है कि उसके इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं। समाज में ये याद किया जाता है उसके कार्यों के लिए, उसने समाज के लिए क्या बेहतर किया, क्या उसने बेहतर समाज के निर्माण के लिए उसकी भूमिका क्या रही, उसके लिए व्यक्ति को हमेशा याद किया जाता है। तो हमारा सपना यही है कि एक बेहतर समाज हो, जो वर्ग विहीन हो, जाति विहीन हो, इस प्रकार के तमाम प्रकार के जो संकट हैं वो लोगों को ना आए, सब सुखी रहें। तो ये साहित्य ये सब चीजें सिखाता है। हमारे कबीर देखिएगा, तुलसी देखिएगा, सभी हिंदी साहित्य के तमाम बड़े कवियों ने उन्होंने यही विश्व में यही संदेश दिया है। समन्वयवादी कवि तुलसी को कहा जाता है, कबीर ने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया है। तो ये सब चीजें हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है, तभी हम एक सक्रिय साहित्यकार और समाज के बेहतर निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी सुन रहे थे अभी भूपेंद्र जी को, जो उत्तराखंड से हमारे बीच उपस्थित हुए थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, जो भी छात्र छात्राएं अभी MA करना चाहते हैं वो हिंदी से, वो हिंदी लेते हुए वो कैसे साहित्य में जुड़ सकते हैं, मंचों द्वारा अपना काव्य पाठ, काव्य गोष्ठी, कविता प्रतियोगिता में आप सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी तरह की रचनाएं छापने के लिए या किसी तरह की मंचों के लिए अगर ज्यादा शुल्क का मांगा जा रहा है तो वो एक स्कैम है, उससे कैसे आप बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर ने अभी बताई कि हमें बस समाज ने हमें क्या दिया ये नहीं
सोचना है, हमें समाज को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में हमें विचार करनी है। तो सर, आपसे जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। आज का आपका इंटरव्यू बहुत ही सक्रिय रहा, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मंच मुझे उपलब्ध कराया। नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले किसी नए कवियों के साथ, तब तक आप सभी भूपेंद्र जी को सुने। धन्यवाद आप सभी का।